क्या इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना है। जब आप परसेंटेज बना रहे होंगे, आप जानते हो एक टॉपिक नहीं है ये परसेंटेज। कहने के लिए तो आपको लगेगा कि सिर्फ परसेंटेज पढ़ा रहे। परसेंटेज पढ़ने के बाद में फायदा ये होता है कि अलग अलग जो टॉपिक है ये सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ये बना रहे होंगे तो मैं हेडिंग ऐसे देना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। परसेंटेज के ऊपर जितने भी टॉपिक डिपेंडेंट हैं वो हम लोग कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। अब इसमें टॉपिक क्या क्या आएगा ये पहले समझ लीजिएगा। पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे क्लास में, उसका नाम ही खुद ही रहेगा कि क्या होने वाला है इसमें, बात करने वाले इस टॉपिक के ऊपर परसेंटेज। ये हमें इंडिविजुअली टॉपिक भी एग्जाम है। अगर आप आपका क्वेश्चन पेपर या रेफरेंस बुक ओपन करते हो तो उसमें आपको देखिएगा परसेंटेज नाम का एक टॉपिक ही है जो एग्जाम में आता है। परसेंटेज में जब सवाल पूछे जाते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको नजर आएंगे। एक हो जाएगा बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन, यानी आप उसे कहोगे कि कैलकुलेशन वाले सभी, बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन। हाँ, और दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। अब अभी जो मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं या इस बैच में जो मैं कंडक्ट करूंगा वो हमारा मेन पर्पस होगा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, यानी अलग अलग सेंटेंस के द्वारा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन ये सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जब टॉपिक आपका बनेगा तो इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा परसेंटेज बनाने के बाद। इसमें हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट ये पार्ट आने वाला है। सॉरी, डिस्काउंट के पहले लगेगा सेल्स एंड कमीशन। सेल्स एंड कमीशन ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सेल्स एंड कमीशन। एक्चुअली परसेंटेज में बहुत सारे टाइप है, ऐसा नहीं कि मैं एक परसेंटेज को एक छोटे से पैटर्न से बनाएंगे। परसेंटेज में क्या है, क्या क्या आएगा, तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कहां से करेंगे, मैं स्टोरी की फॉर्म में कनेक्ट करूंगा। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में परसेंटेज नहीं पूछा जाता। आप खुद में देखिए, जब आप स्कूल में गए थे तो आपको पहली बार किसी ने परसेंटेज नहीं पूछा। परसेंटेज कब मायने करता था, सेकंड स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड, कभी नहीं आता। इनफैक्ट कि नाइन्थ स्टैंडर्ड तक परसेंटेज नहीं पूछते। नाइन्थ स्टैंडर्ड तक हर बच्चे को एक ही सवाल पूछा जाता है, आपके क्लास में टॉपर कौन है। आप देखना, पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो जब भी मेहमान आएंगे तो वो यही पूछेंगे, टॉपर कौन है क्लास में, पूछेंगे कि नहीं। नहीं तो पेरेंट्स खुद भी बताता है ये मेरा बड़ा बेटा है, ये छोटी बेटी, बड़ा बेटा क्लास में टॉपर चल रहा है, ऐसे बताते हैं मोस्टली। परसेंटेज आता है टेंथ स्टैंडर्ड में। क्यों टेंथ स्टैंडर्ड में परसेंटेज पूछते हैं, रीजन ये है, टेंथ स्टैंडर्ड में कौन सी एग्जाम होती है इंडिया में, बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम है तो सभी का कंबाइन एग्जाम होगा। जब सभी का कंबाइन एग्जाम होगा तो लोगों को ये मतलब नहीं है टॉपर कौन आ रहा है, लोगों को मतलब है पूरे महाराष्ट्र में पूरे बोर्ड में इसको परसेंटेज कितना मिला। क्योंकि उसको पता है अभी एक अकेला स्कूल में नहीं जाने वाला, बहुत सारे लोग हैं। तो दैट टाइम हम लोग पहले सवाल करेंगे, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर स्कूल में जाते हैं, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे किया जाए, वो उसको कितने मार्क्स मिले, कितने से पास हुआ, कितने से फेल हुआ, ये पहला टाइप आएगा। अब वो स्कूल में जाने लगा, स्कूल में जाने के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद उसको जॉब भी मिलेगा, जॉब मिलेगा। अब जॉब जब मिल रहा होगा तो बात होगी जॉब मिलते समय, आप खुद देखिए, मैं लाइफ को ऐसे रिलेट करूंगा, टॉपिक को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा कि एक पर्सन स्कूल में जाने लगा, उसने मार्क्स का कंपैरिजन आ गया, इसको कम मिले तुझे ज्यादा मिले, कंपैरिजन आ गया, आगे कि नहीं। कंपैरिजन के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, अब उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अर्निंग स्टार्ट होने के बाद उसको कहेंगे हम लोग क्या होगा, इनकम। क्या आएगा अर्निंग में यार, इनकम आएगा। क्या आने वाला है, एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। और क्या आ सकता है इसमें, सेविंग। क्योंकि जब पर्सन इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा तो ये टॉपिक इनकम एक्सपेंडिचर है ही नहीं है, ये परसेंटेज में ही पढ़ने वाले हैं आप लोग कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को मैनेज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द परसेंटेज। फिर इनकम कब आ रहा होगा, तो उसको जॉब लगी है सेल्स की, सेल्स की जॉब लगी है, तो आप जानते हो सेल्समैन कैसे होते हैं, उसको ज्यादा बेचेंगे ज्यादा पैसे कमाएगा, कम बेचेगा कम पैसे कमा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा सेल्स एंड कमीशन। सेल्स एंड कमीशन, अब देखो बहुत सारे बुक में आपको सेल्स एंड कमीशन नाम का टॉपिक ही नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो ये टॉपिक अलग अलग प्रकार से आने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में ये भी आ सकता है कि ड्राई फ्रूट्स है कि नहीं, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से बनता है, फ्रेश फ्रूट से ही बने होगा, कुछ प्रोसेस किया जाता है कि नहीं। तो प्रोसेस करते समय 1 kg अगर फ्रेश फ्रूट्स है उसमें से कितना ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हैं, ये सभी टाइप के एग्जाम्पल आपको इसी टॉपिक में देखने को आने वाला है। देखो बताना ही चाहता हूँ, 7 या 8 टॉपिक के नाम, इससे ज्यादा भी लिखा के दे सकता हूँ, बट आप जितने भी टॉपिक आगे बनाओगे उन सभी की जड़ होगी यही कंसेप्ट, ये वाला टॉपिक।
अगर इसका बेस समझ में आ गया तो बाकी कुछ भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं यार, बहुत ही आसानी से आप सभी के सभी टॉपिक आगे बना सकते हो। अभी के लिए 2-3 टॉपिक के जो नेम लिखा के दिए वो नोट डाउन कीजिएगा। वैसे बहुत सारे टाइप आएंगे, बट वो टाइप में परसेंटेज इंडिविजुअली टॉपिक में डिस्कस करूंगा। मेन मेन कंसेप्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर लगने वाली है। बस पहले टॉपिक का नाम क्या पढ़ोगे, किस प्रकार से लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या आ सकता है। संजय, किरण, आकांक्षा, आप लोग बताइएगा फास्ट नोट डाउन हुआ है कि नहीं। क्लियर, रब करो। टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने वाले हो। ये पार्ट होगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी में सेकंड पार्ट आप देख पाओगे कि सेल्स एंड कमीशन, कुछ डिटेल वाली बुक होंगी जिसमें ये टॉपिक देगा सेल्स एंड कमीशन। फिर आपको कि सर मेरी बुक में तो सेल्स एंड कमीशन नाम का टॉपिक ही नहीं है, कहां पर मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअली टॉपिक नहीं होगा। किसी किताब में ये टॉपिक भी दे देगा वो, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, और किसी में नहीं होगा तो सीधा परसेंटेज में जाके मिलेगा। अब अगर मान लो कि आप सेल्स पर्सन बन गए, ठीक है, सेल्स पर्सन अलग अलग काम करता है, तो भी सेल नहीं कर सकता है। सेल के लिए सबसे मैग्नेट की तरह एक चीज काम करती है, कौन सी चीज काम करेगी। सेल कुछ भी कर लो नहीं होता, सेल्स थोड़ी होता है, आसान थोड़ी है सेल्स करना। क्या करता है सेल्स, कैसे बनाते लोग, क्या करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सेल्समैन बन गए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है सेल्स पर्सन। अगर किसी को सेल्स पर्सन की सेल्स की स्किल समझ में आ गई तो सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकता है, क्योंकि आज के डेट में सेल्स पर्सन एकमात्र ऐसा जॉब है जो खुद का चेक खुद ही लिखता है। क्योंकि सेल्स पर्सन को फिक्स सैलरी नहीं होती, क्या होता है, इंसेंटिव होता है कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब में इंसेंटिव होता है क्या, होता है, क्या लगता है आपको। गवर्नमेंट जॉब में 2 जॉब मान लो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद इंसेंटिव देगी आपको, नहीं देती। इस वजह से गवर्नमेंट वाले लोग आलसी हो जाते हैं। कुछ पहले जोश होता है सभी में कि मैं तो ये काम करूंगा, दुनिया चेंज कर दूंगा वगैरह, लेकिन बाद में ध्यान से देखना आप गवर्नमेंट ऑफिसर को, वो खुद ही कहते हैं दिन भर भी काम करो तो भी उतनी तनख्वाह आने वाली है, कम काम करो वो उतनी तनख्वाह आने वाली है, उससे अच्छा कम ही काम करे यार। ठीक है, ये एक बात कहावत बहुत फेमस है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। क्या कह रहा है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, जितनी तनख्वाह मिले उतना ही काम करे। प्राइवेट में ऐसा नहीं चलता। प्राइवेट में क्या करता है, वो काम नहीं करेगा, उसको मैनेजर निकाल देगा, उसको उसका भी डर है। दूसरी उसको पता है लालच भी दिया जाता है। व्हाट इज द लालच, मैगी दिया जाता है आपको कि मैगी क्या चीज है। उसको पता है मैनेजर लोगों को कि ये तो काम नहीं करने वाला, तो इसको इंसेंटिव दे दो, थोड़ी चीजों में इंसेंटिव दे दो, थोड़ा कोई ना कोई ऑफर दे दो, उसको आने जाने के लिए बस देंगे, उसको बुलाएंगे, उसको कोई ना कोई ऑफर देते रहेंगे, तो इंप्लॉय पकड़ के रखेंगे उसको, मोटिवेट भी करेंगे, डर भी दिखाएंगे। डर और मोटिवेशन दोनों से आदमी टिका हुआ था, सिर्फ डर से नहीं टिकता, मोटिवेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 चीजों से आदमी टिका हुआ है प्राइवेट में, बट उसके बावजूद भी सेल्स नहीं होती। तो सेल्स के लिए मैग्नेट की तरह एक चीज काम करती है, जिसका नाम आप बहुत बार सुन चुके हो। क्या काम करेगी, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए, करता है कि नहीं। अभी डिस्काउंट लगने दीजिए, आज आप कहीं पर भी कपड़ों या कोई भी चीज में, जिसको परचेस करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ही डिस्काउंट के चक्कर में लेके आ जाएगा। आएगा कि नहीं यार, सभी के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, हमें कोई भी जरूरत नहीं थी उस चीज की, लेकिन मन तो कर रहा है साला डिस्काउंट चल रहा है लेके आ जा, ठीक है कम इसमें मिल जाएगा, तो डिस्काउंट के चक्कर में आदमी परचेस करने जाता है और सामने वाले की सेल्स बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ये परसेंटेज को कनेक्ट करेंगे। बट डिस्काउंट कब आएगा यार, डिस्काउंट नाम का कोई टॉपिक ही नहीं आएगा। डिस्काउंट कब आएगा आपके हिसाब से, कौन से टॉपिक में डिस्काउंट लगने वाला है आपको।
नहीं, सेल्स एंड कमीशन में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा और कहां पर आएगा? वन इज द बेस्ट टॉपिक, कौन सा आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहली बात ध्यान से समझ लेना कि जब मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं ये जो टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाहोगे तो आप एजुकेटेड तो होंगे, डिग्री होगी आपके पास, इसमें कोई भी नहीं नॉलेज नहीं रहेगा। हमें क्या करना है? ड्यूअल पढ़ना है। एग्जाम निकली और रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये समझ में आना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ का एग्जाम्पल मान के चलना, क्योंकि अगर रियल लाइफ में लगने ही वाला है, दुनिया में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ टॉपिक पढ़ने के बाद रिलैक्स बैठे। ये टॉपिक आपको रेगुलरली लगता है यार, लगता है कि नहीं? आप कोई भी सामान परचेस करते हो, बाद में कभी कभार हो सकता है आप उसको आगे सेल भी करो, ठीक है? तो ये टॉपिक में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको उस प्रकार से जाना है, ये टॉपिक लगेगा। अब चलो प्रॉफिट एंड लॉस तो चल ही रहे थे कि कोई सामान तो परचेस करना भी था लेकिन पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो कहां से मांगेंगे? अगर मुझे कोई सामान परचेस है, कहां से मांगते हैं ज्यादातर पर्सन? फैमिली से पहले अप्लाई करेंगे, फैमिली वालों से पूछेंगे, फैमिली वालों से पैसे नहीं आ रहे तो बैंक में जाएंगे। बैंक आपको पैसे क्यों देगी यार? रिश्तेदार है हम लोग, क्यों देंगे? क्या करना है? अगर आप में से कोई बैंक ऑफिसर बने हैं तो आप आम आदमी को पैसे क्यों दोगे? दया भावना है? नहीं देते। क्या देते हैं? क्यों देती है? हाँ, बैंक को पता है इसको पैसे देंगे तो इससे पैसे ज्यादा वसूल करेंगे। इधर भी है देखो, गीतांजलि करी, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कमाएंगे। तो बैंक को पता है कि साले इनके पास पैसे देंगे तो इससे पैसे क्या कर लेंगे? वसूल कर लेंगे। आपको पता होगा बहुत जगह पर बैंक खुद ही स्टॉल लगा के बैठ जाती है, बिल्डिंग बनने तो बहुत कंस्ट्रक्शन। अगर आप में से कोई लोग बैंक ऑफिसर बन गए तो आपको लगेगा गवर्नमेंट बैंक वहीं पर नहीं, गवर्नमेंट बैंक को वहां पर लेके जाना पड़ता है, आपको स्टॉल लगा के बैठना पड़ता है कि हमारे से लोन ले लो। बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है लोन में। और कौन से लोन में पता है? कौन सा लोन होगा? अलग अलग लोन होते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, मैथ्स नहीं आया तो भी चलेगा, बेसिक लोन के टाइप तो पता होना चाहिए। क्या क्या लोन लेते हैं आप लोग? एजुकेशनल लोन होगा, और क्या होगा? होम लोन। आजकल तो कार के लिए भी लोन लेते हैं। मैंने एक जगह पर सुना था कि लहंगा लेना है उसके लिए भी लोन ले रहे लोग, शादी के लिए भी लोन ले रहे हैं ना। कितनी भयंकर कंडीशन है। तो मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉफिट है होम लोन में, क्योंकि होम लोन छोटा नहीं होता। होम लोन कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। और उसको पता होता है कि ये किस्तें भरने ही वाला है, जाएगा कहीं पर भी। और एक बार अगर किस्ती उसकी गलत हो गई या कंटिन्यू वो नहीं पेड कर पा रहा है, तो बैंक वालों को पता है कि प्रॉपर्टी तो अपनी कब्जे में है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट बैंक को पता है होम लोन के ऊपर, तो वो लोन लेगा। अब लोन लेगा तो आप टॉपिक में एंट्री करोगे, कौन से टॉपिक में? एस एंड सीआर। व्हाट इज मीन बाय एस एंड सीआर? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है दुनिया में अगर आठवां कोई अजूबा होगा, 8 वंडर्स, 7 वंडर्स को नाम सुना होगा आपने। इंडिया में एक है, कौन सा है? ताजमहल इज द 7 वंडर्स में एक आता है। तो दुनिया का आठवां अगर अजूबा कोई है, उस टॉपिक को कहा जाता है दुनिया में इज द सीआई। व्हाट इज मीन बाय सीआई यार? कंपाउंड इंटरेस्ट। आठवां अजूबा है, ध्यान में रखना, आठवां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अलग चीज है, जब पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? उसके बाद में चलो मैंने बैंक से तो उधार ले लिए, अब मेरे पास पैसे तो आ गए, तो बैंक कैसे वसूल करेगी? साल भर के बाद पेड करना पड़ेगा या कैसे पेड करना पड़ेगा? एवरी मंथ पेड करना पड़ेगा। जब पेड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेमेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग? ईएमआई। व्हाट इज नो ईएमआई? ईएमआई का मतलब इजी मंथली इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो ईएमआई के ऊपर हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें हम लोग आने वाले इंस्टॉलमेंट। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है ये वाली पैटर्न, इंस्टॉलमेंट का, बहुत डेंजरस। और आज के डेट में तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबसे आसान चीज क्या है? क्रेडिट कार्ड। बच्चा बच्चे को क्रेडिट कार्ड के फोन आने लगे। पहले तो नहीं था, पर्टिकुलर लोगों को ही फोन आते थे, ठीक है? स्टार्टिंग में जब महिंद्रा कोटक बैंक करके आपने सुना होगा, इज द प्राइवेट बैंक, उन्होंने इंडिया में पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। उनका एकमात्र एम था कि जो सेलिब्रिटी है, जो रिच पर्सन है इंडिया के, उन लोगों को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिससे वो आज पैसे उधार यूज करे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में पैसे उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। लोगों को ध्यान था कि क्रेडिट कार्ड ये तो डेफिनेटली उसको पैसे वापस दे देगा, बैंक वालों को पता था। अगर नहीं दे पाए तो उससे क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे ज्यादा लेंगे। लेकिन बैंक को समझ में आ गया रिच आदमी कभी भी जो बनता है वो राइट टाइम पे अपना ईएमआई पे कर देगा, तो बैंक को कोई फायदा है क्या?
नहीं, आप खुद सोचिए, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने अपना पैसा राइट टाइम पे पेड ही कर दिया, बैंक को कंटिन्यू पेड करते जा रहा हूँ, तो बैंक को 1 रुपए का ही फायदा नहीं है। तो बैंक में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या बना दिया, उसका एनुअल चार्जेस उसने बढ़ा दिया, कि एनुअल चार्जेस का मतलब आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो, आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पेड करना है, तो बैंक के पास 2,000 आने लगे एक पर्सन से। फिर उसने देखा और क्या कर सकते हैं, ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, इतने दिन के भीतर नहीं पेड किया तो ड्यू करना पड़ेगा। लेकिन बैंक वाले समझदार है, उनको पता है जिनके पास पैसा है वो तो राइट टाइम पे देंगे ना यार, पैसा कौन नहीं देगा, आम आदमी नहीं देगा, मिडिल क्लास वाले जल्दी नहीं ये करेंगे, तो उन्होंने ट्रैप में फंसा है मिडिल क्लास वालों लोगों को, इनको क्रेडिट कार्ड बेचो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मिडिल क्लास वाले कोई ना कोई तो परचेस जरूर करेंगे। आप देखना, इंक्लूडिंग मी, मैं भी खुद कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं करता, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, घूम रहे हैं, मॉल में चले गए, अच्छा सा कोई चीज पसंद आ गई, पैसा नहीं है जेब में, लेकिन मन कैसे करता है यार क्रेडिट कार्ड तो है, वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में वो जो चीज है जो हमें परचेज नहीं करनी थी, हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद जब ईएमआई आएगा तो हमें क्रेडिट कार्ड का क्लियर करना पड़ेगा, अगर ईएमआई क्लियर नहीं करोगे वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या करता है, बढ़ाते जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यंगस्टर के लिए और सभी के लिए क्रेडिट कार्ड हैंडल करना ही है, बहुत बड़ा इशू है। तो जब इसे आप समझोगे तो मुझे ये नहीं पढ़ाना है कि एग्जाम में ऐसे आता है और ऐसे सॉल्व कर दो, वो तो सभी को बनने ही वाला है, मुझे पढ़ाना क्या रियल लाइफ में कैसे लगेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मंथली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 18 to 20%, एक महीने का कह रहा हूँ, ईयरली की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एक महीने का 20% रफली मान लो, साल भर का कितना, एक महीने का 20%, साल भर का कितना, 240 का मतलब है 1 लाख उधार लिया, 1 साल के बाद 3,40,000 देना पड़ेगा, 1 लाख ही उधार लिया था आपने। एक मिनट नोट डाउन कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, आप जितने भी स्टूडेंट, बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, आप चेक कीजिएगा बोर्ड वगैरह ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। गीतांजलि, गौरव, आदेश, किरण, इस साइड में बाकी सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा। संजय, आप लोग देखिए, क्लियर होगा तो नोट डाउन कीजिए। चलो क्लियर है, बाकी सभी समझ में आ रहा है। तो मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए, बताना क्या है मेरा कि जब हम लोग ये टॉपिक सॉल्व कर रहे होंगे, परसेंटेज नाम का ही खाली टॉपिक है, बट उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट करती है, आप कहीं ना कहीं इसी टॉपिक के ऊपर कनेक्ट करोगे, और जब मैं टीच कर रहा हूँ तो उस समय मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप यही टॉपिक को सॉल्व करने वाले हो बाय डिफॉल्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लिंक करेगा, आपको लगेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अलग नाम का टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट अलग है, मैं एक ही मेथड से पढ़ाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि उसके लिए अलग मेथड पढ़नी है, बस आपको ध्यान रहे परसेंटेज अच्छा बनाना है। तो मुझे आपसे परसेंटेज से कितने लेक्चर चाहिए, कितने सेशन मुझे लगेगा परसेंटेज खत्म करने के लिए, मुझे 7 सेशन लगेगा, 7 सेशन चाहिए मुझे परसेंटेज का, यानी इस वीक के 2 सेशन, अगले वीक के पूरा सेशन, तब जाके मेरा परसेंटेज यहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ कहूंगा कि परसेंटेज समझ में आ गया तो ये टॉपिक आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, सिर्फ नाम के लिए टॉपिक है, एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट करेंगे हर जगह पर, ठीक है। तो अब परसेंटेज को डिटेल में जाते समय आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी कैलकुलेशन कैसे किया जाए। आज मैं अभी आपको सिर्फ परसेंटेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली परसेंटेज होता क्या है, कैसे जल्दी कैलकुलेशन किया जाता है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये टॉपिक जिनका अच्छा हो जाता है, तो आप जानते हो वन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको क्वांट में सबसे ज्यादा वेटेज है, बता सकता है क्वांट में सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक कौन सा है? गवर्नमेंट एंट्रेंस कोई एग्जाम में एक ही टॉपिक है सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स में, अगर वो टॉपिक बना लिया तो मैं कहता हूं आधा मैथ्स खत्म हो जाता है, एक टॉपिक, कौन सा वेटेज है? नहीं, एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक जिसका नाम एक ही टॉपिक है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला टॉपिक, प्राची इज द राइट आंसर। टॉपिक का नाम है डीआई, डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन करके। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर ये तो ये एक टॉपिक है, और जब आप बुक में देखोगे तो आपको नजर आएगा इसका वेटेज 20 to 30 मार्क्स के लिए आ जाता है, इतने मार्क्स का ये टॉपिक है, यानी किसी ने एक ही टॉपिक बना लिया और मुझे बाकी पढ़ना ही नहीं है, तो भी मेरे एग्जाम में पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा कह रहा हूं मैं सब्जेक्ट में। फिर इतना एक ही टॉपिक में इतना वेटेज है तो क्यों ना यही सॉल्व कर लिया जाए। एक्चुअली ये टॉपिक है, सभी टॉपिक का क्या होगा, मिक्स होगा, इसका सबसे मेन टॉपिक है परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज आए तो ही ये बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा।
ठीक है, ये क्लियर कट कह रहा हूं मैं, अगर परसेंटेज आया तो बनेगा, नहीं तो नहीं आने वाला। यार किसी पर्सन को समझ नहीं आएगा ये टॉपिक क्या चल रहा है। और आजकल की जो लेवल चलती है, तो आज ऐसे नहीं आता कि बार ग्राफ दिया और सॉल्व कर लो, एक टेबल दे दिया सॉल्व कर लो। किस्सा कैसे आता है, एक बच्चा है, अब उसने स्कूल का एजुकेशन किया, उसने स्कूल में अलग अलग एग्जाम दे दी, अब वो अर्निंग करने लगा, वो स्टोरी बनाएगा। स्टोरी बनाते समय आपको हर जगह पर कोई ना कोई कंडीशन देगा। हम लोग केसलेट नहीं कहते क्या, एक स्टोरी है और बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सभी के सभी डीआई के ऊपर आएंगे। तो बात समझे, जब डीआई पढ़ाया जाएगा क्लास में, तो कुछ अलग चीज नहीं पढ़ाऊंगा, परसेंटेज ही आएगा, बस इसकी नाम बदल जाएगा, टॉपिक का नाम अलग होने वाला है। ठीक है, तो सभी खेल परसेंटेज का अच्छी तरह से ध्यान देना, इसी के ऊपर वेट्स है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। अब हेडिंग लगा दीजिएगा परसेंटेज, अब हेडिंग लगा दो आप बुक में परसेंटेज। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एक्चुअली परसेंटेज जो वर्ड है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। परसेंटेज को अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है इसका पर करके, पर तो बहुत बार सुना होगा आपने। पर को और क्या वर्ड होता है, सिमिलर वर्ड क्या है पर का, पर पर्सन। हाँ, क्या होता है पर पर्सन, ईच, करेक्ट, इज अ प्रॉपर वर्ड, ईच। हम लोग इसे कहते हैं ईच, या उसे और वो कहेंगे क्या, एवरी, ईच और एवरी। ठीक है, ऐसे वर्ड। तो पर्स, और दूसरा वर्ड है सेंट। सेंट का मतलब ये थोड़ा सा ग्रीक वर्ड है, जिसको आज हम लोग सेंचुरी कहते हैं। सेंचुरी का मतलब सिंपल क्या कहेंगे, 100। तो हर वो चीज जो आप 100 से कंपेयर करते हो, उसी को परसेंटेज कहा जाता है। हर वो चीज जो आपने 100 से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मेरे पास 30 रुपीज है, आउट ऑफ 50 में से, कितने में से कह रहा हूं मैं, 50 में से, कितने पैसे, 30 रुपीज। तो मेरे परसेंटेज कितने बनेंगे, तो आपको कि सर 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, 50 से का, मैंने तो कंपेयर 50 से कहा ना यार। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे पास 30 रुपए है, किसमें से, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको आगे। मैंने कहा कि मेरे पास आज के डेट में, अभी के लिए ऐसे बताते समय, हाँ, मेरे पास 30 रुपीज है, कितने में से 30, तो मैंने कहा 50 में से। सर मुझे कंपेयर 50 से नहीं करना है, मुझे कंपेयर किससे करना था, 100 से। तो 50 100 कैसे बनेगा, इंटू टू। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटू टू। इंटू टू करोगे तो ये कितना होगा, 60। तो हर वो चीज जो आप 100 से कंपेयर करते हो, उसी को ही परसेंटेज कहता है। कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि हमारे पास एक कोई तो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को 500 में से 400 मार्क्स मिले, तो परसेंटेज कितने मिले, 500 में से कह रहा है ना। हमें 500 चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए। 500 को 100 कैसे बनाते हो, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड करना पड़ेगा। बड़ा नंबर है ना यार 500, उसको तो छोटा करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करेंगे, वो 100 बनेगा। तो 400 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 400 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 80 आएगा। 80 आएगा कि 80 आएगा ना। तो ये हर वो चीज जो आप 100 से कंपेयर करते हो, यही परसेंटेज है पूरा केस में। आप जहां पर भी बताओगे, क्योंकि कोई भी बच्चा, आप देखो कि अलग अलग स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट है, सभी के अलग अलग एजुकेशन है। जैसे अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सेम ग्रेजुएशन तो नहीं है किसी का, गारंटीड है। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग बैकग्राउंड है कि नहीं। अगर मैंने कहा अलग अलग बैकग्राउंड अगर है, तो सब्जेक्ट भी अलग होंगे, एजुकेशन अलग चल रहा होगा, सब्जेक्ट अलग होंगे। अगर सब्जेक्ट अलग होंगे, तो सेमिस्टर के मार्क्स भी अलग होंगे, होंगे कि नहीं। अगर किसी ने आपसे कहा कि उनके एग्जाम में उन्हें 70% मार्क्स मिले, अगर मान लो एक स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि इन्होंने अभी एक एग्जाम दी है और इस एग्जाम में उन्हें 70% मार्क्स मिले हैं, तो बताओ टोटल एग्जाम में मार्क्स कितने थे, बता सकते हो, एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे, बता सकते होगे, नहीं बता सकते। टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम में नहीं बता सकते। उनको कितने मार्क्स मिले ये बता सकते क्या, नहीं बता सकते, मार्क्स नहीं बता सकते। क्या बता सकते, सिर्फ परसेंटेज। तो 70% का मतलब क्या हुआ, क्या लगता है आपको, 70% का मतलब क्या हो रहा है, 100 में से 70। हम लोग हर जगह पर यही चीज कह सकते हैं कि सर 70 मिला, इसका मतलब 70 कितने में से मिले होंगे, 100 में से। तो हर बार जो आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हो, वो ऑलवेज ये डिपेंड किसके ऊपर होगा, 100 के ऊपर हो। बात समझ में आ रही है यार, ठीक है। ऑलवेज इज 100 के ऊपर। हमें टोटल कितना, ऑप्टेन कितना, कभी भी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल में जाओ तो भी 100 तक ही मिलेगा, कॉलेज में जाओ तो भी 100 तक मिलेगा। कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि एक पर्सन ने एग्जाम दी, उसको 110% मिल गए,
कभी लाइफ में हुआ है ऐसा? नहीं मिले। अभी अभी कभी कभार 11th-12th बच्चों को, 11 या 10 स्टैंडर्ड में कुछ बच्चों को 100% मिलने लगे हैं, तो कभी कभी तो टीचर पे डाउट्स आ जाता है, 100 में से 100? देखा हो कि नहीं आपने? 12th का रिजल्ट देखो, आप में से कितने लोग 90 के अबव है? 90% कभी भी लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं 5th स्टैंडर्ड, KG1, KG2 90 के आसपास मिला है किसी को? और अभिषेक कब मिला था यार? हाँ, कौन से स्टैंडर्ड में मिला था? 5th स्टैंडर्ड में। कितना मिला है आपको? 96 मिला। ओके, और कोई कभी 90? तो 90 आता ही नहीं है ना कभी, 90 वगैरह। पहले टाइप ऐसा था, मतलब जब बहुत उस टाइम में अगर देखिए 90 के ऊपर अगर चला जाए 10th-12th में, उसकी बारात निकाली जाती थी। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, उसने 10th में, 12th में, आई थिंक 12th का टाइम था, 12th में पहले मिलती नहीं था, 12th में उनको 96% आए थे, 96 या 95 के आसपास, और पूरे महाराष्ट्र में 4th लेवल पे था, 4th नंबर पे 11th-12th का। जब एपीजे अब्दुल कलाम, मे बी आपको पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट तो थे, उसके अलावा प्रेसिडेंट भी रहे, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने। तो एपीजे अब्दुल कलाम की इनकी तरफ से उनको बुक भी आए थे, साइकिल भी आया था। हम लोग देख रहे हैं, मेरा दोस्त घोड़ी पे बैठा है, बैंड बज रहा है, रात में पूरा निकाल रहा है, ऐसे बहुत माना जाता था पहले, इतना परसेंट आ गए तो अब कचरा हो गया। आप देखो हर जगह पर, हर गली में आपको 90 के अबव तो मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? परसेंटेज खेल ही खत्म हो गया उसका, कुछ लगता ही नहीं है परसेंटेज। कुछ बच्चों का ऐसे बोर्ड लगाया जाता है 100 आउट ऑफ 100, तो डाउट आता है कि टीचर ने एक भी गलती नहीं निकाली होगी, या बच्चे बहुत ब्राइट हो गए, या तो टीचर कम हो गए, मे भी हो सकता है। हमारी एग्जाम में नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। आउट ऑफ आउट मार्क्स न लाना बहुत मुश्किल है। आउट आउट का मतलब है जितने सवाल करें, हाँ क्या मिल सकता है? परसेंटाइल मिल सकता है, पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलते। फिर आपको सर पूरे में से पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते? मार्क्स कह रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, ये नहीं कह रहा हूं मार्क्स का मतलब है 200 मार्क्स का एग्जाम में 200 आ गए, वो नहीं आता। ये आ सकता है कि इतने लोगों ने एग्जाम दी, आप ही टॉपर थे, तो आप टॉपर थे, आपका 100% कहेगा, वो परसेंटेज नहीं कहेगा। ठीक है, गड़बड़ क्या होती है, पेपर ऐसे सेट किया जाएगा कि आप कभी मिला नहीं पाओगे, कभी मिला नहीं पाओगे, ये डिपेंड होगा। ठीक है, तो अब उसको अप्रोच कैसे होगा? तो अप्रोच ऐसे कर सकते हैं कि मान लो, आप ध्यान से देखिए परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा। मैंने कहा ये तो आप समझ चुके हो कि 70% का मतलब 70/100 लिखोगे। अगर मान लेते कि एक स्टूडेंट है, आप खुद ही है, ऐसे मान लेते हैं कि इस बच्चे ने एग्जाम दी, इनको मिले 400 मार्क्स, 400 मार्क्स, ये इनको अभी फाइनल मिला है, और पेपर का जो वेटेज था वो टोटल था 500 मार्क्स का। यानी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम थी, 5 सब्जेक्ट एग्जाम में आए थे, और 5 सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स का स्कोर कितना था? 500। ऑप्टेन मार्क्स कितना है? 400। एकदम स्टेप से बेसिक से बता रहा हूँ। तो बताओ यार कितने परसेंटेज मिले, कितना परसेंटेज निकालोगे? कैसे निकालते हैं परसेंटेज? क्या करते हैं? 400 डिवाइडेड बाय 500, उसके बाद में इंटू 100, ऐसे ही करते हैं ना। कम से कम तो ये सभी को आना चाहिए। यानी क्या करते थे परसेंटेज निकालते समय, ऑप्टेन मार्क्स कितना? 400 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना? 500। तो ये जो भी नंबर बना, इस नंबर का परसेंटेज निकालते समय हम लोग इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। दैट टाइम हमारा परसेंटेज आ जाएगा। यही मेथड है यार। जब आप सॉल्व करोगे, आपको पता है सर 0 0 के आंसर, ऊपर वाले 2 0 के आंसर, आगे इसे डिवाइड कर दो, आंसर तो आने वाला है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार, ये 5 कितना यार? 20 जार, हाँ मतलब 5 20 जार, और 4 इंटू 20 होता कितना है? 80। तो ये आपकी प्रोसेस है, नॉर्मली हम लोग परसेंटेज ऐसे निकालते थे। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए। देखो, अब चलो बेसिक आपको पता है कि परसेंटेज तो मार्क्स ओरिएंटेड ऐसे बना पाएंगे, ये चीज समझाने के लिए ठीक है, एग्जाम में कोई काम की नहीं। समझाना क्या है यहाँ पर, कंसेप्ट क्या बताना था। जब आपने परसेंटेज सॉल्व किया अभी रिसेंटली एग्जाम्पल का, तो आपको पता चला ऊपर एक नंबर था जिसको मैंने ऑप्टेन मार्क्स कहा था, यानी कितना? 400, और नीचे एक नंबर था, उसका नंबर क्या था? 500। और ये जब नंबर आप बना रहे थे, इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर नंबर आएगा, नीचे नंबर आएगा, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये परसेंटेज में।
पर ऐसे सिंबल लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये टाइप का जो नंबर होता है, एक ऊपर नजर आए एक नीचे नजर आए, उसको क्या कहता है? ओके संजय, हाँ क्या कहता है? फ्रैक्शन नंबर। करेक्ट यार, सभी का आंसर है फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर में भी मैंने पूछा कि इस ऊपर वाला जो नंबर है होता है उसे क्या रीड करते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, है कि नहीं? तो फ्रैक्शन नंबर का और परसेंटेज का कोई रिलेशन होना चाहिए। फिर रिलेशन क्या होगा? तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, ये इज द फ्रैक्शन नंबर। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा तो फ्रैक्शन नंबर था। तो अगर फ्रैक्शन नंबर और परसेंटेज का रिलेशन है तो वो रिलेशन कैसे बन रहा होगा? तो रिलेशन ऐसे बना होगा, मान लो न्यूमरेटर इज द ए और डिनोमिनेटर इज द बी। ये स्टेप है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में लिखना है, क्या करना चाहिए? ए इंटू बी, ए डिवाइड बाय बी इंटू 100 कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि जब हम लोग फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट उसे क्या करना पड़ेगा? इंटू 100 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। जब आप डिफिकल्ट बना रहे होंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे हर एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम में कैसा आएगा, अगर मान लो कैलकुलेशन करते समय मैंने आपसे पूछा, छोटी सी मेथड से स्टार्ट करता हूं, मैंने ये कहा व्हाट इज द 20% 20% ऑफ 120? क्या आंसर आएगा यार? 20% ऑफ 120 व्हाट इज द आंसर? क्या आना चाहिए? 20% ऑफ 120 बहुत बेसिक है, आज तो सिर्फ क्या होना चाहिए? व्हाट इज द आंसर? 24 आएगा। देखो कैसे, एक तो यही मेथड है, हाँ 24 इज द राइट। आप क्या करोगे सर, ये परसेंटेज है कि नहीं? परसेंटेज का मतलब 20 डिवाइड बाय कितना? 100। जहां पर परसेंटेज का सिंबल दिखा उसके नीचे क्या होगा? 100 होगा, 100 होगा। ऑप का मतलब मैथ्स में क्या होता है? इंटू। आपका मतलब मैथ्स में हर बार इंटू होना चाहिए, तो यहाँ पर इंटू लिखा, ये ऐसे आ गया। ये आने के बाद डिवीजन तो आपका बना सकते हैं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। तो 2 जाएगा किसे मल्टीप्लाई करने? 12। 2 इंटू 12 कितना है? 24। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर है। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? तो दूसरी मेथड ऐसी बन जाएगी कि जो भी नंबर का आपको परसेंटेज चाहिए उस नंबर को 100 मान लो। मुझे किसका परसेंटेज चाहिए था? 120 का। कितना चाहिए था? 20 चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा कि मैं ऐसे लिखूंगा, 120 जो नंबर है मेरे पास वो पूरा नंबर है। पूरा नंबर का मतलब कितना? 100%। स्टेप समझ में आ रही है यार? 100%। तो मुझे तो 20 चाहिए ना, मुझे थोड़ी 100 चाहिए। तो 100 को 20 कैसे बनाओगे? कुछ भी कर लो, जो मन में आए वो करो। 100 को 20 कैसे बनाओगे? आप क्या करना चाहिए? 100 को 20 कैसे बनाओगे? किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। अगर इसे 5 से डिवाइड करोगे तो इसे भी 5 से डिवाइड कर देना। अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डिवाइड जो भी आपको लगे। मैंने कहा 20 बनाने के लिए पहले 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए क्या किया? जीरो कैंसिल, तो इधर का भी जीरो कैंसिल। कैंसिल करना मतलब डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना। इसको डबल करेंगे तो 20 होगा। डबल करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो जब मैं इसे इंटू 2 करूंगा तो ये 20 बनेगा। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना पड़ेगा। कितना बनेगा? 24। तो ये होता है कि मैं लिखूं नहीं, उसे उसे मैं लिखना नहीं चाहता, माइंड में मेरा कैलकुलेशन चलो और मेरा आंसर आ जाए। इसे कहता है, ये मेथड अच्छी है। मैंने कहता ये गलत मेथड है। एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में नंबर देखा, माइंड में सेट हो गया कैलकुलेशन। आप खुद समझिए, आपके घर में जब हिसाब किताब किया जाता है, मोस्टली घर में जो भी करते होंगे पेरेंट्स जो भी होंगे, वो कभी कैलकुलेटर नहीं यूज करते। आजकल जमाना कैलकुलेटर का आ गया, पहले नहीं करते थे। पहले तो डायरेक्ट बता देते इतना इसका पैसा देना है। और जो एजुकेटेड पर्सन है वो कैलसी लेगा अपना, करता बैठेगा। फिर घर वाले चिल्लाते थे, अरे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। चिल्लाते थे कि नहीं? ठीक है, वही स्टेप है, उनकी प्रैक्टिकल मेथड इंप्लीमेंट करनी है। एग्जाम्पल देखिए, वन मोर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। 30% ऑफ 180। 54 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं ना यार, पूरा रिप्लेसमेंट करो तो भी आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? आप बताओ नंबर कितना है? 180 100 होगा। 10% की वैल्यू कितनी? अरे 180 100 होगा, 10% की वैल्यू कितनी? 18। 10% निकालना मतलब 10, एक जीरो क्या करोगे? कैंसर। देखो ऐसे एक, मैंने ये कहा ये मेथड तो सभी को होता है। 30 डिवाइड बाय क्या? इंटू कितना? सॉरी, ऐसे लिखोगे, ये प्रेजेंट, ये जीरो कैंसर।
यहाँ का 0, यहाँ का 0 कैंसिल। अब बताओ 3 इंटू 18 कितना, 54। तो ये लिखना ही नहीं ना इतना, क्यों लिखे जब हमें ये पता है कि ऐसे ही सॉल्व करने वाला है। तो मैं यही करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास नंबर 180 था, 180 का मतलब कितना, 100%। और मुझे तो 30 चाहिए। अब 30 बनाने के लिए इसको 10 से पहले 10% बना लेते हैं। 10 यानी कितना, एक जीरो क्या करेंगे, कैंसिल। तो इसका जब एक जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ का भी एक जीरो कैंसिल होगा। तो 10% की वैल्यू कितनी, 18। तो 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से। अब 30 बनाने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 बनेगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा, 54। देन 54 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, मेथड वही है, आप कब कितने समय में सॉल्व करते हो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिएगा। कमी करू हे एसी बंद करू का, कारण की एसी मुळे वाटत असेल, सॉरी। चलो नोट डाउन कीजिए। और एक दो दिन में नहीं आने वाला, हाँ ये पहले एक्सेप्ट करना कि एक दिन में ही आप बराबर कोई भी नंबर का परसेंटेज नहीं निकालने वाले। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि कैसे बना रहे थे, ये आपको चेक करना है। ठीक है, एक वीक लो, मैं ये नहीं कहता कि पूरा एक दो दिन में बनाओ, एक वीक लो। कुछ चीजें मैं आपको लिखा के दूंगा, जो चार्ट भी होगा आपको रेगुलरली थोड़ा सा रिवाइज करना है कि ये चार्ट था, ये कैसे बनाया गया, रीजन क्या था, क्या आने वाला है। अभी तो मैं ऐसे लिखाने वाला हूँ, फिर ये मेथड बता रहा हूँ, और एक मेथड है जो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, उस मेथड से कैसे बनेगा आगे कोई भी नंबर, ये आपको बताऊंगा। अगर जो आप ये 2 दिन में कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ोगे, उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट पार्ट डिपेंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट का मतलब, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते समय, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग करना, बट आज आके आप क्या करने वाले उसमें, कैलकुलेशन ही करने वाले। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन को कैसे जल्दी सॉल्व। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल आपको जैसे भी लगे उस प्रकार से ट्राई कीजिएगा, चेक करता हूं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है 25% ऑफ 300। जो लगे आपको, जैसे मन में आए चलेगा, आप सॉल्व करके बताइएगा। हाँ, 75, 25% ऑफ 300, हाँ 75, सभी का 75 है। आप कैसे भी सॉल्व कर लो, आप जानते हो कि 25 डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, 100। एक तो ये तरीका होगा, ऑफ का मतलब इनटू ऐसे कर देंगे यार। ये करने के बाद डबल जीरो, यहां से डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, 75। तो ये नंबर तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन। चलो अब मैंने ये कहा यहाँ पर, ठीक है ध्यान से देखिए, मैंने कहा 33.33% ऑफ 300 क्या होगा फिर, 33.33% ऑफ 300 क्या होगा। अब ये उन्हीं स्टूडेंट को बनेगा जिनको पहले से ही परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी नहीं बना पाएंगे। 33.33% का आंसर क्या आना चाहिए, कि पहला आंसर तो यहाँ पर किरण इनका कहना है 50 नहीं आ रहा, 50 तो नहीं आएगा। हाँ, 100 इज द राइट आंसर, 100 इज द आंसर। अब गड़बड़ क्या हुआ आपको कि सर फिर तो वो लिखना पड़ेगा ना, पॉइंट है नीचे है, उस प्रकार से वैसे लिखते जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यानी किसी ने ऐसा लिखा कि 33.33, ये वाली मेथड 33.33 डिवाइड बाय कितना, 100, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते थे। इनटू क्या करते हैं आप लोग, 300, ऐसे करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद आपने देखा सर जीरो जीरो तो कैंसिल ही होगा ना। ठीक है, अगर मैंने 33 इनको मल्टीप्लाई किया तो वो 99.9999 आता रहेगा। तो 99.999 जो भी आता रहेगा उसे आप रफली क्या कहोगे यार, 100, वो तो 100 बनेगा। बट दैट टाइम डिफिकल्ट ना, ये पॉइंट वाले सभी के सभी सॉल्व करे। तो एग्जाम में क्या किया जाता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चार्ट है जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था फ्रैक्शन नंबर के बारे में, वो चार्ट से सॉल्व करता है। तो ये चार्ट क्या कहता है कि यार कोई भी नंबर का 33.33% निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 1/3।
अब ये परसेंटेज है, ये आप परसेंटेज देख रहे हो, सही कि नहीं? ये परसेंटेज है, ये आप जानते हो, ये परसेंटेज लिखा गया, सिंबल भी परसेंटेज का है। ये कौन सा नंबर है? नहीं नहीं, ये नंबर को क्या कहते हैं? ये पूरे नंबर को क्या कहता है? फ्रैक्शन नंबर। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन का आपस में रिलेशन है। जिसको ये फ्रैक्शन नंबर का चार्ट पता चला, वो बस 1/3 करके 3 से डिवाइड कर देगा। आंसर कितना आना चाहिए? 100। तो बात यह है, जहां पर भी पॉइंट वाले सवाल आते हैं, आप उसको डायरेक्ट मत सॉल्व करना, आपको लगेगा फ्रैक्शन का चार्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहां से। तो ये चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्पल सभी के सभी कैसे आने वाले हैं? पॉइंट वाले आ गए। वो ऐसे नहीं आएगा 10% निकालो 20, ये तो सभी बना लेंगे ना। ठीक है, आने वाला है ऐसे। बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट उन बच्चों के लिए जिनको नॉलेज ही नहीं उस चीज का। लेकिन आप ये बनाने के बाद आपको समझ में आएगा, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट बना सकते थे, बस वो चार्ट पता होना जरूरी है। तो चार्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्या चार्ट देंगे, ये तो लिखा होगा आपने रफली। ठीक है, चार्ट होता क्या है? तो चार्ट आपने देखा कि चार्ट बनने वाला इस चीज से, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, a/b इज द फ्रैक्शन नंबर। और इस फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में बनाते समय a/b इंटू क्या कर रहे थे? 100। ऐसे कर रहे थे, ये वाला चार्ट था। तो ये a/b, ये फ्रैक्शन को ऐसे हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज, यहाँ का परसेंटेज पहला फ्रैक्शन है। तो मैंने कहा चलो मेरे स्टार्टिंग में 1 नंबर है। अब यार कोई भी जो नंबर होता है उसका डिनोमीटर भी कितना होता है? 1 ही होता है ना। 1 का डिनोमीटर 1, कोई भी नंबर का डिनोमीटर 1। तो अगर मैंने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, नंबर कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो 1 का मतलब 100% हुआ। अगर 1 का मतलब 100 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 100 को, तो क्या आएगा? 200 आएगा। यानी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मुझे कोई भी नंबर का 200% ही चाहिए, तो मैं बस उसे क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द 200% ऑफ 60? अरे यार 60 का 200% ही तो पूछा है, क्या होता है? 200% निकालना, यानी 2 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करना, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 120। 120। व्हाट इज द 200% ऑफ 300? 600। 600 ना, उसको क्या करोगे? डबल कर रहे हैं, बस 2 से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द 200% ऑफ 90? 180। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द 200% ऑफ 24? 48। आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करना है 200, तो 2 का मतलब 200, सिंपल। ठीक है, अगर 2 का मतलब 200 है, तो 3 का मतलब क्या होगा फिर? 300। स्टेप तो ऐसी होगी, 3 का मतलब 300। तो व्हाट इज द 300% ऑफ 90? 270। बस 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। व्हाट इज द 300% ऑफ 120? 360। बस क्या करोगे आप? 3 से मल्टीप्लाई। किस समझ में आ रही है यार? कोई परसेंटेज का खेल नहीं, बस ऐसे नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। 4 का मतलब 400। ऐसे नंबर बहुत सारे बनते जाएंगे। अगर ये बनता जा रहा है, तो मैंने कहा फिर 1/2 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब 100, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या? 50। तो कोई भी नंबर को 50% चाहिए, कोई भी नंबर का 50% चाहिए, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द 50% ऑफ 120? 60। व्हाट इज द 50% ऑफ 400? 200। व्हाट इज द 50% ऑफ 24? 12। आधा कर रहे हैं, सीधा सीधा आधा कर रहे हैं। ठीक है, सही है। 2 से डिवाइड करना मतलब ही होता है 50%। अगर 2 से डिवाइड करना 50%, तो फिर ये आता है 1/3। 1 का मतलब 100, 3 से डिवाइड करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर आता है 33.33%। अगर कोई भी 100 को 3 से डिवाइड करोगे, 33.33। इसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसे प्रेजेंट करता है 33.1/3%। 33.1/3%। अब बात समझे, कोई भी नंबर का 33.33% चाहिए, 3 से क्या करेंगे? डिवाइड। व्हाट इज द 33.33% ऑफ 120? 120, 120 कितना आएगा? 40 आएगा। 3 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। व्हाट इज द 33.33% ऑफ 180? 60। व्हाट इज द 33.33% ऑफ 60? 20। जस्ट 3 से क्या करना है? डिवाइड करना ही होता है यार। समझ में आ रहा है? अगर 33.33% यानी 1/3 है,
तो फिर 2/3 का मतलब क्या आएगा? 2/3 का आप क्या लिखेंगे? 66। ये 1/3 33.33%। 2 का मतलब उसको क्या करना है? डबल करना। तो इसका डबल कितना? 66.66%। तो कोई भी नंबर का 66.66% चाहिए तो 3 से क्या कीजिए? डिवाइड, और 2 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। 2/3, डायरेक्टली 2/3। व्हाट इज द 66.66% ऑफ 120? 22. सॉरी, 80. 2/3 का मतलब पहले 3 से डिवाइड, 120 को 3 से डिवाइड करो। 40 का क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 40 को 2 से मल्टीप्लाई 80, तो डायरेक्टली 80 आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द 66.66% ऑफ 300? 200। अरे 200, 2/3 इंटू 300 कर दो, 2/3 इंटू 300 करो। 3 से डिवाइड करोगे कितना आया? 100। 100 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 200। पूरा खेल चार्ट का है। जिसको चार्ट पता है वो जल्दी बना सकते हैं। फिर आपको सिर्फ चार्ट याद करना है क्या? हाँ, याद करना पड़ेगा। रीजन बताता हूँ। स्कूल लाइफ में हमें नहीं क्या, टेबल लिखने के लिए आते थे। जब भी आपने जो भी स्कूल अटेंड किया है उसमें टेबल था। कोई भी एग्जाम में टेबल आया था क्या? कभी भी टेबल नहीं आया। बट बचपन में जब हम लोग छोटे थे, नर्सरीज के जी जहां पर भी आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने आपसे टीचर ने लिखा लर्न करवाया था। टेबल को याद ही करना है कैसे भी करके। कोई भी एग्जाम में स्कूल में नहीं पूछा गया, क्योंकि टीचर जानता है कि आज नहीं लगने वाला। लेकिन अगर उन्होंने टेबल याद किया तो वो डिवीजन कर पाएगा, बच्चा डिवीजन कर पाएगा, बच्चा मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, ये टीचर को पता है। अगर अब टीचर ने आपको टेबल नहीं पढ़ाया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप डिवीजन में कभी भी फेल हो जाओगे। आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका टेबल क्लियर नहीं है। सेम चीज, ये परसेंटेज का एक प्रकार से टेबल है। अगर आपको आता है, हेल्प ये होगी कि आपका परसेंटेज जल्दी जल्दी बनेगा। नहीं भी बन सकता है, मतलब अगर टेबल नहीं आते, ये टेबल नहीं आएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मेन पर्पस है, ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन जिसको जिसको पता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन करें। चलो देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने इन नंबर को देखा, 1/2/3 तक मैं आ गया हूं। चलो, अब 1 का मतलब तो आप जानते हो 100 होगा। तो बताओ यार, 1/4 का मतलब क्या होना चाहिए? अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25%। तो कोई भी नंबर का 25% चाहिए तो सीधा 4 से क्या करेंगे? उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा व्हाट इज द 25% ऑफ 200? 50 ना यार। 200 को 4 से क्या किया? डिवाइड किया, नंबर क्या आया? 50। व्हाट इज द 25% ऑफ 480? व्हाट इज द 25% ऑफ 480? व्हाट इज द 120? 480 को 4 से क्या किया? डिवाइड किया। कोई भी नंबर दिखे उसको 4 से डिवाइड करो, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा 25%। अगर 1/4 अगर 25 है तो 3/4 क्या होना चाहिए फिर? 1/4 अगर 25 होगा तो 3/4 क्या होगा? 75। 4 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/4 का मतलब हो जाएगा 70। ठीक है, यानी कोई भी नंबर का 3/4 लेंगे तो 75%। अब मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द 75% ऑफ 300? गड़बड़ हो गया नहीं। 75% ऑफ 300 के अलावा, सबसे पहले 300 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। दिमाग नहीं चलता 300 को 4 से जल्दी डिवाइड करने के लिए। 4 से डिवाइड करना, पहले हाफ करना बाद में हाफ करना, ये आसान हो जाता है। हाफ का मतलब आधा आधा जल्दी चलता है। जैसे 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, यानी 4 से डिवाइड किया 75 आया। 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल कर दो उसका। बताओ कितना? 75 का ट्रिपल कितना है? 225। 225 इज द आंसर। मतलब डायरेक्टली आप उसको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पूरा इसी के ऊपर है 75 का। व्हाट इज द हाँ 225 इज द व्हाट इज द 75% ऑफ 800? व्हाट इज द 75% ऑफ 800? 800 का 75% कितना आएगा? 600 इज द राइट। क्या किया आपने? पहले 4 से डिवाइड और बाद में 3 से मल्टीप्लाई, यही नंबर है। तो अगर ये नंबर है तो आप नेक्स्ट नंबर आता है 1/5। 1/5 का मतलब है कि अगर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20%। 1/5 नहीं, 20%।
कोई भी नंबर का 20% चाहिए, 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द 20% ऑफ 120? 120 को 5 से डिवाइड करो, व्हाट इज द, हाँ 120 कर रहा हूं, 120, व्हाट इज द 20% ऑफ 120? 24। 5 से डिवाइड करो, नहीं तो 10% निकाल के उसका डबल भी कर दो, 5 से डिवाइड। ठीक है, सेम। अगर 1/5 यानी 20%, तो आप बताओ 2/5 यानी कितना? 2/5 यानी कितना होगा फिर? 40%। ये 40 बन जाएगा। और 3/5 क्या होगा फिर? 3/5 का मतलब क्या होगा फिर? अगर ये 20 है तो क्या होगा, ये 60 होगा। उसी प्रकार से 4/5 क्या होगा फिर यार? 80%। 4/5 बन जाएगा हमारा 80%। देखो एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, उसको अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसको 1/5 पता है ना, फिर वो कैसे भी घुमा सकता है इसे। 1/5 का मतलब 20, तो 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80, तो डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर आएंगे। व्हाट इज द 80% ऑफ 800? ऐसे क्वेश्चन आ गया, 80% ऑफ 800 कितना आएगा? 80% ऑफ 800। या तो आप उसको क्या कीजिएगा, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 800 को 5 से डिवाइड किया, नंबर कितना आएगा? 800 को 5 से डिवाइड किया, नंबर कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, 160। 160 आएगा। 160 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 4 64, जीरो लगा दो, 640 इज आंसर। ठीक है, तो ये पूरा खेल इनके ऊपर आने वाला है, नोट डाउन कीजिएगा। अब 1/6 का मतलब क्या है, देखिए। 1/6 का मतलब है, अगर 100 को 6 से डिवाइड करते हैं, नंबर आता है आपका 16.66%, ये नंबर आएगा। यानी बात क्या हुई, कोई भी नंबर का 16.66% चाहिए, किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड। 30 नंबर का 30, हाँ 30 नंबर का 16.66% कितना? 30 नंबर का 16.66% कितना? अरे 5 ना यार, किससे डिवाइड करोगे? 6 से। 30 को 5 से डिवाइड करो, व्हाट इज आंसर? सॉरी, 30 को 6 से डिवाइड करो, व्हाट इज आंसर? 5 आ जाएगा। ठीक है, 240 नंबर का 240 का 16.66% कितना? 40। 240 को ऐसे लिखना, 240 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 6 1 जा 6 कितना, 4 जा, तो नंबर कितना आ गया? 40। तो बहुत सारे नंबर, अगर आपको ये चार्ट पता है तो पॉइंट में डायरेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, व्हाट इज द 16.66% ऑफ 180? 180 30, वो क्या कर रहा है, 6 से जस्ट उससे क्या किया, डिवाइड कर दिया, सीधा नंबर आ गया। समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर का 16.66% चाहिए, 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देन सेम वे नेक्स्ट नंबर इज 1/7। 1/7 का मतलब होता है 14.28% इज द नंबर है। तो 14.28 का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर का 14.28% चाहिए, 7 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। व्हाट इज द 14.28% ऑफ 280? What is the 14.28% of 280? 280 नंबर को 7 से क्या करो, डिवाइड करो। 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 40 इज द आंसर। तो सीधा 7 से डिवाइड करेंगे। सेम वहां पर ही 1/8 का मतलब क्या होगा, अगर 100 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो उसका नंबर आता है 12.50%। 12.50%। तो कोई भी नंबर का 12.50% चाहिए, 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा जाएगा, 12.5% भी दिया जाएगा। 50 का मतलब तो आधा हाफ ही होता है ना, तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द 12.50% ऑफ 64? 8 आएगा। ठीक है, व्हाट इज द 12.50% ऑफ 400? 50। 400 को 8 से क्या करो, डिवाइड करो, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से बना सकता है। ठीक है, सिमिलर में इसी प्रकार से और एक नंबर है 1/9। 1/9, 100 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, नंबर आएगा 11.11%। 11.11%। यानी कोई भी नंबर का 11.11% चाहिए, किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है यार। ठीक है, अगर मान लो नंबर इज गिवन 3300, then what is the 11.11%? Sorry, 9,900, हाँ 9,900, what is the 11.11%?
उसके 1100 आएगा। कोई भी नंबर को आप इस प्रकार से डिवाइड, बहुत बार ये नंबर पता होने के बावजूद कुछ लोग क्या करते हैं ना, 22.22% पूछा जाता है। तो आप बताओ इसको 22.22% कैसे निकालेंगे फिर? 1/9 का मतलब 11.11%, तो 22.22% का मतलब 2/9। आप इसको कितना भी लिख सकते हैं फिर, 22.22%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अगर मैंने कहा 44.44% चाहिए तो क्या लिखेंगे, 4/9। 55.55% चाहिए, 5/9। एक ही नंबर है, आपको इसी को याद करना है, बाकी के नंबर तो आप बना सकते हैं। और सबसे लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पर लगने ही वाला है, इज द 1/10। व्हाट इज मीन बाय 1/10? 1 इज द 100 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10। व्हाट इज द 1/10? 10%। तो कोई भी नंबर का 10% चाहिए तो 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इज द इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही नंबर लगेगा, बार बार लगेगा, हर जगह पर लगेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी तक मैंने आपको टीच किया है। पहले चार्ट देख लो। आपको लगा कि सर ये पता नहीं है तो आप सीधा सीधा चार्ट से भी बना सकते हो, जो आप क्लियर है। स्टार्ट करें। अभी परसेंटेज टॉपिक का मतलब हो रहा है हम लोग कैलकुलेशन ही पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेशन क्या करना चाहिए, कि जब वर्ड प्रॉब्लम में ये कैलकुलेशन आएंगे तो आपका अप्रोच कैसे होगा, ये देख रहा हूं मैं। आज का सेशन, कल का सेशन भी मैं पूरा उसी के ऊपर स्पेंड करने वाला हूँ। बट आज का सेशन कैसे, मैंने थोड़ा कंसेप्ट लिखा के दिया, होता क्या है, कैसे लिखेंगे वगैरह। कल का सेशन क्या होगा, कंसेप्ट तो होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में आएंगे, एक एक क्वेश्चन आएंगे। आज थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने 1/10 तक लिखा के दिया, तो आप आंसर कैसे बना पाओगे। अभी आप आंसर ट्राई कीजिएगा, चेक करते हैं आप में से कितने स्टूडेंट बना सकते हैं। 75% ऑफ 75% ऑफ 444। ऑप्शन नहीं देता हूं क्योंकि मैं खुद ही जानता हूं बहुत प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपको देखना है मुझे कि आपकी स्पीड बढ़े, आप कैसे अप्रोच बना पाओगे, इसके लिए दे रहा हूं यार। ठीक है, छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, फिर कल हम लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। क्या आंसर आया, 333। आप जानते हो ये नंबर को आप प्रेजेंट कैसे करते थे, 3/4 इंटू क्या किया, सभी का आया, 4 से क्या आंसर, 111। आंसर कितना आना चाहिए, 333। क्लियर है सभी स्टूडेंट को ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 44% ऑफ 999। बनाओ यार। और एक जगह पर दूसरा भी लिख देता हूं, 16.66% ऑफ 336। स्पीड बढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 444। ओके, चलो 444, कितने स्टूडेंट का 444 आया, सभी का आ रहा है 444। क्योंकि इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो चार्ट नहीं था, लेकिन रिपीटेड नंबर तो 1/9 का ही बन रहा था। 1/9 का मतलब कितना था, 11.11%। इसने कितनी बार रिपीट किया, 44.44। तो इसे क्या प्रेजेंट कर सकते थे, 4/9 इंटू क्या किया, 999। तो आपने जस्ट से 999 लिखा, इसको डिवाइड कीजिएगा, नंबर क्या आएगा, 444। ऐसे नंबर आ जाएंगे। सेकंड का 36। ओके चलो ट्राई कीजिएगा। 36 कितने स्टूडेंट का आ रहा है, 56।
चेक कर लो, बहुत सिंपल है। अगर नहीं आया, मैं खुद ही कह रहा हूँ, आपके पास चार्ट है, वहां से देख के बनाओ तो भी चलेगा। अब बताओ इस नंबर को क्या लिखते थे? 1/6। तो बस ये पता होना चाहिए इसे 1/6 है। ये 1/6 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 336, ऐसे आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं? आपने ये देखा, आपको ये पता है 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 कितना है? 5 जार 6 5 जार कितना? 30 30 जाने के तो बचा कितना? 3 3 के ऊपर 6 6 जार, तो आंसर कितना आएगा? 56। ऐसे नंबर आ रहे थे। तो ये बात क्या हो रही है ना, आप जानते हो सिंपल है, एक ही स्टेप में बन रहा है। तो आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए? इसका चार्ट पता होना चाहिए। चार्ट जिसको पता है वो डायरेक्ट बना सकता है इस केस में। अब क्या करते हैं, दो नंबर को कंबाइन किया हुआ चार्ट है, उसको स्प्लिट करेंगे तो आंसर कैसे बने। थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं है, स्लाइटली डिफिकल्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसे अब देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ, ये नंबर देखना अभी। नंबर है 62.5%, 62.5% ऑफ 840, 840। अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राची, कुछ आंसर? आप लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हो। गीतांजलि, यहाँ पर निकिता, आदित्य, हाँ। अब आपका गड़बड़ क्या है पता है? आप सभी के सभी क्या कर रहे होंगे, तो चार्ट में तो नहीं लिखा के दिया इन्होंने, कैसे बनाएंगे? बना तो सकते हैं, जितने चार्ट है उसके अलावा ही आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वही आ जाए। वो तो आने के चांसेस ज्यादा है, बट आपको उसको तोड़ मोड़ना भी आना चाहिए, उसको तोड़े जोड़े ये भी आना चाहिए तब। 2625, कुछ ज्यादा नंबर नहीं बना रहे हो? ये नंबर कितना है हमारा? 840। तो इसका कितना परसेंट चाहिए? 62.5। तो इससे बड़ा आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना यार, ये खुद ही तो 100 है। ओके, और किसी का? कुछ भी लगा आप कहां से भी, बस इंटरनेट यूज नहीं करना है, मोबाइल कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 52। ओके, इधर ऑनलाइन वालों का भी नहीं आ रहा है, एक मिनट इनका भी चेक करता हूँ। आकांक्षा, गीतांजलि, ओके। वैभव, इनका कहना है 500, एंड आई थिंक वैभव इज द राइट आंसर। 500 आंसर इज द आंसर। 500 आना चाहिए था। कैसे 500? वैभव आपकी बैच का पीछे ही बैठते हैं, हर बार आते हैं, आज घर से अटेंड कर रहे हैं। आप ये बताओ, ये नंबर तो पता नहीं ना मुझे क्या है, ये नंबर का चार्ट ही नहीं था। बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जो आपके पास चार्ट है। तो कैसे चार्ट है? तो मैंने कहा इस नंबर का मतलब होगा कि यार 50% प्लस कितना? 12.5% हुआ कि नहीं? ये क्लियर है? 50% पता है आपको? 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 यानी आधा। और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। चार्ट देखो आप, चार्ट है कि नहीं है? यानी जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पहले नंबर, पहली बार उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। देखो यार यहाँ पर देखिए, पहली बार उसे 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। प्लस करने के बाद में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसी नंबर को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 से डिवाइड करने के बाद नंबर कितना आता? इसका आधा। इसका आधा कितना है? 420। ये स्टेप समझ में ही सभी को? ठीक है। फिर मैंने कहा चलो 8 से डिवाइड करते हैं इसे, इससे तो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जार 8। फिर तो 4 आया, डिवाइड नहीं होगा तो 0 देना पड़ेगा। अब ये 40 बनेगा। 8 कितना है? 5। ऐसे है। आई थिंक 500 भी नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा ये? 525। हाँ सॉरी, ऐड करो, नंबर कितना आएगा? 400 प्लस 500, आंसर आएगा 525। 525 आंसर आना चाहिए, सॉरी 500 नहीं आना चाहिए इस आंसर।
बताना क्या देख, जो चार्ट हम लोगों ने बनाया सिर्फ वही चार्ट से काम नहीं चलता, आप उसको अलग अलग फॉर्म में लेके जा सकते हो क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये पैटर्न होगा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो परसेंटेज स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ कि परसेंटेज स्टार्ट किया, एग्जाम ओरिएंटेड तो स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने आपको बस ये इंट्रोड्यूस किया कि जब परसेंटेज हम लोग बनाएंगे, उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कैलकुलेशन आना जरूरी है, कैलकुलेशन आना जरूरी है। उस समय आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन तो कोई अलग था और आप उसको पॉइंट में डिवाइड करते बैठे। जैसे इसके प्रीवियस में 33.33%, वो निकालना कितना डिफिकल्ट था, लेकिन आप जानते हो 3 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट आंसर आएगा, आएगा कि नहीं। तो पहली स्टेप है कैलकुलेशन कैसे जल्दी किया जा सकता है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद में है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझना कैसा है। हर बार मैंने जितने भी सेशन है, खास करके मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बस एग्जाम के बारे में मत सोचिए, एग्जाम निकलनी तो चाहिए, बट ये हमें रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आना चाहिए। आप खुद देखिए, जहां पर हम लोग जॉब करेंगे तो उसको ऐसे लोग चाहिए क्या कि जब उसने सिर्फ एग्जाम क्लियर करके आए, वैसे नहीं चाहिए। उसने एग्जाम क्यों रखी होगी, उसको क्या आना चाहिए, उस पर्सन को इम्प्लीमेंटेशन आना जरूरी है। ये आज की नीड है यार, हर इंडस्ट्री की। आप कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री करो, वो आपको ये चेक करेगा कि सच में पर्सन ये क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको अटेंड करने के लिए उसने एंट्रेंस दी है बस। ठीक है, इंप्लीमेंट करने का काम हमारा होता है, एंड एज अ टीचर ओरिएंटेड मेरा काम है कि मैं वो चीजों को दोनों प्रकार से टीच करूँ, एग्जाम भी निकलवा के दूं और आपको रियल लाइफ में कैसे आता है ये भी आपको बताऊं। ठीक है, ये इस प्रकार से टॉपिक बढ़ेगा। कल भी हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, बट कल आते समय इसके आगे वाला चार्ट। अभी तक आज मैंने क्या लिखा के दिया, 1/10 तक का, कल क्या होगा 1/11 टू लेके 1/20, उसके बाद में सभी कैलकुलेशन एंड वर्ड रिगार्डिंगली कुछ कंसेप्ट, ऐसे ये आगे बढ़ेगा। बस आपको एक चीज फॉलो करनी है, आपको एक डायरी बनानी है। देखो डायरी में क्या करें, आपने एक डायरी बना लेना, उस डायरी में आपको क्या करना है कि आज का जो कंसेप्ट था, आज अलग क्या चीज मिलेगी। जैसे मुझे, अगर मेरे पास एक डायरी है तो मेरे पास आज मुझे अलग सीखने को क्या मिला, मुझे मिला था कि फ्रैक्शन नंबर होता है a/b, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो a/b इंटू क्या करते हैं 100। ये मेरा बस एक कंसेप्ट था जो मुझे पता होना चाहिए, इस डायरी में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये 1%। दूसरा, कोई भी चीज अगर परसेंटेज की बात करें वो डिवाइड बाय 100 करना ही करना है, बिकॉज 100 में से होता है। दूसरा, 1/1 से लेके 1/10 तक का पूरा चार्ट लिख देना डायरी में, जैसे आपको टाइम मिले। एक तो कल आते समय एक बार रिवाइज करके आना है, फिर हर सैटरडे एवरी सैटरडे, दिन के 7 डेज है, पूरे वीक में 7 डेज है, 5 डे स्टडी करना है बस। 5 डे स्टडी करो, एक दिन पूरा रिवीजन करो, सभी का सभी रिवीजन जितने भी है। संडे आप प्रैक्टिस फैमिली के लिए टाइम दे दो, लेकिन 6 डेज हमारे पूरे फुल प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि 5 डेज में नया कंटेंट पढ़ने वाला हूँ, एक दिन बस मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है। और जैसे ही मेरी तरफ से टॉपिक एंड होगा, जैसे मैंने आपको डेज बताया कि मुझे इतने दिन लगने वाले हैं, फिर आपने रेफरेंस बुक से स्टार्ट करना है। तब तक रेफरेंस बुक को ओपन नहीं करना है, मुझे पहले कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए आप। ठीक है, तब तक आप हो सकते हैं प्रीवियस जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रुकता हूँ, कल इसे स्टार्ट करेंगे, कल इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।